Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So we are back with our CSS Pakistan Affairs series और हम कवर कर रहे हैं CSS पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस एज पर FPSC's आउटलाइन। और अब तक हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर चुके हैं। आपको सारी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगी। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में FPSC चाहता था कि एस्पिरेंट को पता हो कि बेसिकली जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसकी रूट क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ से वो स्टार्ट हुई, कैसे वो पाकिस्तान मूवमेंट तक आई, कैसे उसके बाद हम इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बना। तो बेसिकली ये है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एफपीएससी चाहता था कि एस्पिरेंट को ये तो पता हो कि ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनी कैसे। तो इसके लिए उसने कहा है कि एस्पिरेंट को पता हो सारी प्री पार्टीशन हिस्ट्री, मतलब कि मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ और बहादुर शाह जफर तक रहा। बेसिकली अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें और मुगल एम्पायर की बात करें, उसके बाद आपको पता है कि ईस्ट इंडिया का वहाँ पे राज हो गया, उसके बाद एक यूनाइटेड इंडिया अंडर द ब्रिटिश राज, और उसके बाद डिवाइडेड इंडिया, और फिर पाकिस्तान और इंडिया। तो बेसिकली एफपीएससी चाहता है कि एस्पिरेंट को सब पता हो कि मुस्लिम रूल क्या था सब कॉन्टिनेंट में, कैसे उसका डाउनफॉल आया, क्या उसका अरूज था, क्या उसका डाउनफॉल था, और उसके रिनेसेंस के लिए क्या एफर्ट्स किए गए। इसी तरह एफपीएससी चाहता है कि एस्पिरेंट को पता हो कि रिफॉर्म्स के लिए क्या मूवमेंट थी, रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे। उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया शेख अहमद सिरहिंदी को, शाह वलीउल्लाह को और सैयद अहमद शहीद को, और इनकी जो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, किस एम्परर के टाइम पे ये वाले रिफॉर्मर्स उठे और इन्होंने क्या क्या काम किए, और उनके कामों की, उनके रिफॉर्म मूवमेंट की क्या लेगेसी है, और कैसे उसने टू नेशन थ्योरी को री एम्फसाइज किया, री इन्फोर्स किया, और कैसे वो पाकिस्तान मूवमेंट तक बात पहुंची। इसी तरह हमें पता होना चाहिए था कि एजुकेशनल मूवमेंट्स का क्या वहाँ पे रोल था, जैसे सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, अलीगढ़ का क्या रोल था, दारुल उलूम देवबंद का क्या रोल था, नदवतुल उलमा का क्या रोल। हमें पता होना चाहिए कि सिंध मदरसा और इस्लामिया कॉलेज पेशावर का क्या रोल था। इसके अलावा अब हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि एजुकेशनल मूवमेंट्स हुई एक वजह से हुई, लेकिन उसके बाद आपको पता है जो पॉलिटिकल सिनेरियो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में आ गया, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और उसके बाद ये जो पूरा हमारा सिनेरियो था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का, वो स्टार्ट हो गया। मुसलमानों की एक पॉलिटिकल, आप उसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद आपको पता है कि मिंटो मोले रिफॉर्म्स आए, ठीक है, फिर लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई, फिर खिलाफत मूवमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जब ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था तो खिलाफत मूवमेंट हुई। खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने के बाद आपको पता है कि जो लखनऊ पैक्ट है वो भी खत्म हो गया, और इस मुसलमानों को ये बात बहुत, उनको समझ आ गई कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं पॉसिबल। इसी तरह 1927 की नेहरू रिपोर्ट आई, जिसने मजीद जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और उनका जो डिवाइड था वो एक्सप्लिसिटली वाज़िया हो गया। इसके बाद आपको पता है कि 1929 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए। उसके बाद आपको पता है कि जो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस, जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मीटिंग शेयर की तो आपने वहाँ पे इलाहाबाद एड्रेस दी, जिसमें आपने बताया कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर क्या देखता हूँ। आपने जो वर्ड्स यूज़ किए वो आपने एक्सप्लिसिटली कहा कि मैं एक मुस्लिम इंडिया देखता हूँ विद इन द इंडिया। तो बेसिकली ये एक इम्प्लिसिट वे था कहने का कि एक अलहदा से नेशन होना चाहिए जहाँ पे मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद आपको पता है 1930 के बाद जो चेंजेस है वो ज़्यादा ज़्यादा शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि उन्हें इंडिया में इलेक्शंस करवाने ही है, तो इसके बाद इंडिया एक्ट आया 1935 का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया इंडिया के लिए। उसके बाद इलेक्शंस होने थे, 1937 के इलेक्शंस हुए, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिल्कुल भी अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा हार गई और कांग्रेस को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली और कांग्रेस ने अपना रूल कायम किया। कांग्रेस का जो रूल था वो 1937 से 1939 तक रहा। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली 1939 तक जब ये रूल रहा, कांग्रेस ने की जो भी ब्रुटैलिटीज थी, जितना उन्होंने हार्श तरीके से बिहेव किया मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के राइट्स को जैसे सब्जुगेट किया गया, खत्म किया गया, उनको कोई राइट दिया ही नहीं गया। उनकी जो जो डिमांड्स थी, जैसे कि मुसलमान लीडर्स हमेशा से कम्युनल वीटो की बात करते थे, मुस्लिम लीडर्स हमेशा से सेंटर में 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों की उसकी बात करते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्क्रैप कर दी। और उसके बाद इवन के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है मुसलमानों से वो भी छीनने शुरू कर दिया। तो तब मुसलमानों को ये पता चला कि हाँ, हम कांग्रेस के रूल के अंडर नहीं रह सकते। इसी वजह से जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस का रूल खत्म हुआ, तो कायदे आज़म ने उसको डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाया, शुक्र अदा किया कि हमारी जान छूट गई कांग्रेस से। और इसी वजह से 1940 में, उसके एक साल बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसमें जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आया 1945 में। उनकी यही सोच थी कि हम दोबारा से कुछ यूनिटी की बात करें, लेकिन वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, नेहरू ने भी उसको नहीं माना। उसके बाद आपको पता है कि 3 जून प्लान तब आया जब ये चीज़ वाजिया हो गई
कि अब इंडिया को डिवाइड होना है। इंडिया आज़ाद तो हो ही रहा था, लेकिन ये भी बात वाज़ह होगी ब्रिटिशर्स पे कि इंडिया को डिवाइड भी होना है। 3 जून प्लान के बाद जब ये सारी चीज़ें वाज़ह हो गई, तो फिर अब लास्ट जो काम था वो था बाउंड्रीज तय करना, और बाउंड्री कमीशन आया जिसको हम रेड क्लिफ अवार्ड भी कहते हैं, जिसने आपको पता है कि कितनी गलत किस्म की बाउंड्रीज की है, जो इंडिया और पाकिस्तान और उनके दरमियान में एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कायम करके वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो बेसिकली दिस इज़ द प्री पार्टीशन हिस्ट्री। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, अगर आप ये रिकॉल कर रहे हैं जितना मैंने तेज़ी से बताया, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री बहुत अच्छी है। जितने फैक्ट्स और फिगर्स और जितने नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, जो ईयर्स बताए हैं, बेसिकली यही क्रक्स है। अंदर जो भी स्टोरी है वो थोड़ी सी होती है, वो आप लिख सकते हैं। और इस पूरे पार्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो इस पे अपने 6 महीने वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे 1 मंथ लगाएं। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट कायम हो जाता है जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल एम्परर्स को पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी में ही खो जाएं। अगर आप इसी में ही चल रहेंगे तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपके बाकी गोल्स हैं, वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो अब पाकिस्तान बन चुका है, अब हम पाकिस्तान का देखेंगे सारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम सारी मार्शल आर्ट्स देखेंगे, पाकिस्तान के रिलेशंस देखेंगे उसके नेबर्स के साथ, नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स को देखेंगे, पाकिस्तान का रोल देखेंगे रीजन में, पाकिस्तान की जो डिफरेंट रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसमें पाकिस्तान का रोल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान बन गया तो अब हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की जियोग्राफी की बात करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह का लैंड है, पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या रोल है, एजुकेशन का, और इस तरह की चीज़ें। यह बेसिकली हमारा आज के जो लेक्चर है उसका यही गोल है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जियोग्राफी की क्या खास बात है। सबसे पहले आप ये मैप देखें। ठीक है, इस मैप से आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के बेसिकली नेबर्स कौन से हैं, इमीडिएट नेबर्स कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से प्लेट्यूज हैं, कौन से प्लेन्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, कौन सी रेंजेस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपको इस मैप में पाकिस्तान के इमीडिएट नेबर कंट्रीज नजर आ रही है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, और आपको पता है कि एक साइड पे नीचे साउथ वाली साइड पे अरेबियन सी है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में बेसिकली चाइना है ऊपर की तरफ, ईस्टर्न साइड पे देखें तो इंडिया है, साउथ में देखें नीचे की तरफ देखें तो अरेबियन सी है, और अगर साउथ वेस्ट में देखें नीचे से वेस्टर्न साइड पे देखें तो ईरान है, और बिल्कुल वेस्ट पे देखें तो अफगानिस्तान है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की इमीडिएट नेबर कंट्री। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखें, तो पाकिस्तान सिचुएटेड है, अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो 24 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ, और अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो 61 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट। ये बेसिकली पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आते हैं। टोटल एरिया भी आपके सामने है। अगर एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो K2 है, और अगर डीपेस्ट पॉइंट देखें तो वो दासू पटन है, जो कि 6500 मीटर्स तक है। लोएस्ट पॉइंट देखें तो सी लेवल है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की कुछ छोटी सी मतलब जियोग्राफी मैंने आपको बताई है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को हम 4 मतलब प्रोविंसेस में डिवाइड करते हैं, और इसी तरह अगर हम फिजिकली डिसाइड करें कि पाकिस्तान में क्या क्या फिजिकल फीचर्स है, उसकी बेस पे अगर पाकिस्तान को डिवाइड, तो पाकिस्तान में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और डेजर्ट्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। तो अगर हम देखें नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, तो उसमें आती है हिमालयाज, ठीक है, कराकरम और हिंदू कुश। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे तो वो हिंदू कुश है। अगर बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे देखें तो उसमें कोहे सफ़ेद, वजीरिस्तान, टोबा कक्कर, ठीक है, सुलेमान और किरथाज रेंज, इसके अलावा चागीस और सैहान हिल्स और मकरान रेंज, ये सारी हमारी वेस्टर्न साइड पे है। अगर हम सेंट्रल को डिस्कस करें तो हमारे पास सुलेमान रेंज, किरथार रेंज और सॉल्ट रेंजेस आते हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो हमें पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही मतलब आप देखें कि 3 तरह की रेंजेस हैं, बेसिकली हिमालयाज, कराकरम और हिंदू कुश रेंज। अगर हम हिमालयस की बात करें तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना पाकिस्तान का, आप कह लें कि जो वहां से स्टार्ट होती है नॉर्थ से, और ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा इंडिया और चाइना का, वहां से हमारे तक ये चलती है, ये हिमालयाज है हमारे पास। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो K2 है। ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, और इसको माउंट गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी हमारी जो बहुत फेमस रेंज है, जो कि कराकरम रेंज है, ठीक है, कोहे कराकरम, वो बेसिकली हमारे नॉर्दर्न ऊपर से ही वहीं से स्टार्ट होती है जैसे हिमालयाज हैं, और ये भी बेसिकली एक्सटेंड करती है अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ठीक है, हिमालयाज मोस्टली ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, अब देखिए ईस्टर्न साइड पे हमारे इंडिया है मेनली, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चाइना है।
और अगर मोस्टली देखें तो जो हिमालयाज हैं वो इंडियन बॉर्डर के साथ ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम कराकोरम रेंज की बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्थ में बिल्कुल ऊपर है, और इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के अलॉन्ग ये चलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स कवर करती हैं। बेसिकली जो कराकोरम रेंज है इसमें एक बहुत फेमस ग्लेशियर है जिसकी वजह से ये मानी जाती है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, वो आपको पता है गिलगित वाली साइड पे आप जाते हैं वहां पे भी उसका एक आपको कोना मिल जाता है। इसके अलावा काफी ज्यादा कराकोरम रेंज में पीक्स हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी जो पीक है वो कराकोरम रेंज की K2P है। इसी तरह अगर हम हिंदू कश रेंज की बात करें तो हिंदू कश रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है पाकिस्तान का वहां से स्टार्ट होती है। पहले हम नॉर्थ की ईस्टर्न साइड पे देख रहे थे, तो बेसिकली इन दोनों इसी साइड पे कराकोरम है और इसी साइड पे ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ठीक है, पाकिस्तान के। आप जब राइट अगर मैप पे देखें तो आपको राइट साइड पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया और चाइना के साथ है, वहां पे हमें कराकोरम और हिमालयाज मिलती है। और अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें तो हमें हिंदू कश रेंज मिलती है, और ये कहाँ तक जाती है, अफगानिस्तान तक। इसमें बेसिकली बहुत हाई हाई पीक्स हैं, और इसकी जो जियोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से ये भी एक बहुत स्पेशल रेंज है। अगर हम सेंट्रल रेंजेस की बात करें उसमें हमारे पास सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है और सॉल्ट रेंजेस हैं। तो जो सुलेमान रेंज है बेसिकली ये वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान से चलती है। वेस्टर्न में आपको पता है कि हमारी साइड पे ईरान है वेस्टर्न साइड पे, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे हमारे पास अफगानिस्तान है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तख्ते सुलेमानी पीक एक है हमारे पास, और वो मोस्टली जो उसकी जो जियोग्राफिक बाउंड्री है वो ईरान प्लेट्यू से मिलती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मिलती है, इसलिए सुलेमान रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम किरथार रेंज की बात करें तो ये भी वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, और ये सिंध को बलूचिस्तान से सेपरेट करती है, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा एरिड है, मतलब बहुत ड्राई है। इसी तरह अगर हम सॉल्ट रेंज की बात करें तो वो पंजाब में है, और इसमें आपको पता है कि खेड़ा माइंस हैं, ये इस्लामाबाद वाली साइड पे आपको जाते हैं तो आपको ये मिल जाती है, इसमें खेड़ा सॉल्ट माइंस हैं, तो इसलिए इसको सॉल्ट रेंज भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम वेस्टर्न रेंजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास कोहे सफ़ेद है। कोहे सफ़ेद बेसिकली नॉर्दर्न बलूचिस्तान प्रोविंस में है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे बलूचिस्तान के है, और इसमें ये बनाती है बॉर्डर विद द सुलेमान रेंज। इसी वजह से ये आप जो सेंट्रल और वेस्टर्न रेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट पे है। अगर हम वजीरिस्तान हिल की बात करें तो ये जो फाटा का एरिया है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज वहाँ पे है, और इसकी भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम टोबा कक्कर रेंज की बात करें तो ये बलूचिस्तान प्रोविंस में मिलती है, इसमें भी हिल्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं। अगर हम चागी हिल की बात करें तो ये भी बलूचिस्तान में है, और ये बॉर्डर बनाती है विद अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अब देखिए ये पाकिस्तान है, अगर हम की नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखें तो हमें इंडिया और चाइना और एक कराकोरम और हिमालयाज मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वेस्टर्न साइड पे देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान और साउथ वेस्टर्न साइड पे ईरान है, ठीक है। और इसी वजह से हमें ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो रेंजेस मिलती हैं वो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड है, उसमें हिंदू कुश बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जो हमें नीचे वाली साइड पे मिलती हैं मतलब वेस्ट और साउथ वेस्टर्न साइड पे, उनमें हमें चागी हिल्स मिलती हैं, ठीक है, वो ईरान के साथ हैं। और इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास एक और रेंज है जिसमें सैहान हिल्स बोलते हैं जिसको, ये भी बेसिकली साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस में है, और इसका जो बॉर्डर है वो मकरान रेंज से, आपको पता है मकरान रेंज है, मकरान कोस्टल हाईवे है, ये भी बेसिकली इसका जो रीजन का एरिया है वो भी काफी ज्यादा ड्राई होता है। फिर एट द एंड हमारे पास मकरान रेंज है, ये भी साउथर्न, ये बिल्कुल जो नीचे वाली साइड पे है along the southern coast of the बलूचिस्तान प्रोविंस, और बेसिकली ये बॉर्डर बनाती है विद ईरान एंड द अरेबियन सी, और इसमें काफी ज्यादा कोस्टल माउंटेन्स हैं, एरिड क्लाइमेट है, मकरान कोस्टल हाईवे है, बहुत बड़ी एक मतलब हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, और ईरान के साथ बेसिकली बॉर्डर है अरेबियन सी के साथ ये मिलती है। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किए हैं सारे माउंटेन रेंजेस, जिसमें नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स आ गए। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे विंड के पैटर्न्स के, जो विंड्स हैं पाकिस्तान में वो कहाँ से आती है, उससे क्या वेदर चेंजेस आते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या नेचुरल बॉर्डर्स हैं हमारे, क्या डेजर्ट्स हैं जिसमें थर, चोलिस्तान, खारियां, थल आता है, प्लेट्यूज को डिस्कस करेंगे, प्लेन्स को, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज है जिसमें कॉटन, वूल, सीमेंट, शुगर, फर्टिलाइजर है, इन सबको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।